Good evening and welcome to the English Expert. This is Danish and you are watching ENGX. So my dear students, आज के इस क्लास में हम लोग बीएसईबी बोर्ड के यानी बिहार बोर्ड के क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश के पॉइंट नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं. आज के इस वीडियो में हम लोग 3rd पोएम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो let's begin today's class. जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. ओके, इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ को समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले टाइटल को जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, तो देखिए लीव्स जो है, ये लीव्स जो है, लीफ यानी पत्ते, इसका प्लूरल फॉर्म है. फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, फास्ट का मतलब होता है तेजी से, राइट. तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब होता है कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं. इसका क्या सेंस बन रहा है? एक्चुअली पोएम में पत्ते के बारे में जिक्र करते हुए पत्तों की कल्पना या फिर पत्तों को कंपेयर किया गया है मनुष्य से. ओके, ये चीज़ जानना ज़रूरी है. यहाँ पे तो इसका रियल मीनिंग होगा कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, लेकिन इसका रियल मीनिंग अगर देखा जाए तो अब लोग मौत के कगार पे हैं, यानी लोग मौत की ओर भाग रहे हैं. ओके, इसका रियल मीनिंग होता है कि लोग मौत की ओर तेजी से भाग रहे हैं, प्राणी मौत की ओर तेजी से भाग रहे हैं. ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह पोएट के बारे में जानते हैं कि पोएट कौन है, राइट. जैसे आप लोग देख पा रहे हैं W.H. ऑडेन. ओके, ये पोएट है. तो सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है पोएट के बारे में ही. ओके, तो चलिए हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं. अबाउट पोएट, जैसे आप सब देख पा रहे हैं, W.H. ऑडेन, जिसका पूरा नाम है वेस्टन ह्यू ऑडेन. ओके, वेस्टन ह्यू ऑडेन was born on 21st February 1907 in England and died on 29 September in 1973. ओके, ये W.H. ऑडेन जो है, ये पैदा हुआ था 21 फरवरी को 1907 ईस्वी में, इंग्लैंड में पैदा हुआ था, और मरा था 29 सितंबर को 1973 ईस्वी को. ओके, इसमें देखिए आपके 3 पॉइंट्स, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कवर होंगे, या फिर 4 क्वेश्चन किसी भी तरह आपको ट्विस्ट कर सकता है कि W.H. ऑडेन का पूरा नाम क्या है. तो आंसर क्या होगा? वेस्टन ह्यू ऑडेन. W.H. ऑडेन कब पैदा हुआ था? आंसर क्या होगा? 21 फरवरी 1907. W.H. ऑडेन कहाँ पैदा हुआ था? इंग्लैंड. और W.H. ऑडेन कब मरा था? ओके, तो आंसर क्या होगा? 29 सितंबर इन 1973. ओके, तो ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होंगे. इससे क्वेश्चन किसी भी तरह ट्विस्ट कर सकता है, वो आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. W.H. ऑडेन won Pulitzer Prize in 1948 for his collection of poems entitled The Age of Anxiety. ओके, अब इस पॉइंट को समझते हैं कि W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया. यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिट्जर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया, या फिर कौन पुलिट्जर प्राइज जीता. ओके, तो आंसर आपका क्या होगा? W.H. ऑडेन. W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज मिला था, पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1948 को. और वो क्यों सम्मानित किया गया था, क्यों दिया था, आखिर उसकी कौन ऐसी रचनाएं थी जिसके कारण उसको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया 1948 में,
वो उसका एक रचना था जिसका नाम था, यानी एक किताब था जिसका नाम था, इंटाइटल्ड उस किताब का नाम था द एज ऑफ एनेक्सिटी। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, देखिए द एज ऑफ एनेक्सिटी जो है एक ऐसी रचना है जिसमें बहुत सारे पोएम्स है। किताब तो एक है, आपके टाइटल बुक का नाम है द एज ऑफ एनेक्सिटी, लेकिन इसमें बहुत सारे पोएम्स हैं, पोएम्स का संग्रहालय है, इसमें बहुत सारे पोएम्स हैं, कविताएं हैं, जिसका नाम रखा गया है द एज ऑफ एनेक्सिटी। जब इस किताब की रचना किया उसने तो फिर W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया 1948 को। ओके, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है कि पुलिट्जर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? W.H. ऑडेन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज कब दिया गया था? 1948। W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज क्यों दिया गया था? आखिर ऐसा उसकी कौन सी रचनाएं थी जिसके कारण उसको W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज दिया गया था? तो द एज ऑफ एनेक्सिटी, या फिर क्वेश्चन आपका ये आ सकता है जो कि काफी ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट लगता है कि द एज ऑफ एनेक्सिटी को किसने लिखा है? ओके, तो आंसर होगा W.H. ऑडेन। ओके, हम आप लोगों को एक बात बता दें कि W.H. ऑडेन तो पैदा हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन 1939 ईस्वी को वो यूएस में चले गए थे। यूएस में जाने के बाद जो है उसने और भी एक फेजेस में काम किया था, जिसमें हम आपको ये बता देते हैं कि W.H. ऑडेन वर्कड फॉर 2 फेजेस, यानी W.H. ऑडेन ने 2 फेज के लिए काम किया। अब ये बनती है कि सवाल बनता है कि कौन कौन सी फेज के लिए काम किया। तो एक तो सबसे पहले उसने इंग्लिश फेज के लिए काम किया और फिर उसने अमेरिकन फेज के लिए काम किया। जब W.H. ऑडेन इंग्लैंड में था, पैदा हुआ था इंग्लैंड में, उसके बाद 1939 ईस्वी को वो हमेशा के लिए यूएस चला गया और यूएस में ही परमानेंटली सेटल्ड होने के बारे में उसने सोच लिया। जब वो यूएस चला गया तो यूएस में जाने के बाद उसने अमेरिकन फेज में लिखना शुरू किया। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से पोएट हैं जिन्होंने 2 फेजेस में काम किए हैं। तो आंसर आएगा W.H. ऑडेन। और पहला फेज कौन सा फेज है? वो इंग्लिश फेज होंगे, यानी जब वो इंग्लैंड में था 1939 से पहले जितने भी उनकी रचनाएं थी वो सारी रचनाएं इंग्लिश फेज में थी, और 1939 के बाद जब वो यूएस में चला गया तो उसकी जितनी भी रचनाएं आने लगी वो सारी रचनाएं अमेरिकन में थी। ओके, मैं आपको अभी एक एक से बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा कि इंग्लिश फेज में कौन कौन सी रचनाएं थी, ओके, और फिर अमेरिकन फेज में कौन कौन सी रचनाएं थी। तो हम लोग देखते हैं ब्रिटिश यानी इंग्लिश फेज में आपकी रचनाएं, सबसे पहली रचना का नाम है आपका द ओरेटर्स। ओके, ये एक रचनाएं हैं W.H. ऑडेन की। उसके बाद ब्रिटिश फेज के बारे में ही बात करें तो द डांस ऑफ डेथ, ये भी एक रचना है W.H. ऑडेन की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो लुक स्ट्रेंजर, ये भी एक रचना है W.H. ऑडेन की। और फिर अगर हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो स्पेन, ये भी एक रचना है W.H. ऑडेन की, जो कि सारे के सारे ब्रिटिश फेज में आते हैं, और ये सारे के सारे 1939 से पहले, क्योंकि उस वक्त वो इंग्लैंड में थे तो इंग्लैंड में जितने भी रचनाएं की थी उसने, वो ब्रिटिश रचनाएं में थी, ब्रिटिश फेज में थी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लैंड से जब वो यूएस चला गया, यूनाइटेड स्टेट चला गया, अमेरिका चला गया, तो उसने जो अमेरिकन फेज में जो किताबें लिखी, जितने उन्होंने काम किया, और एक रचना थी जिसका नाम है अनदर टाइम, जो कि ब्रिटिश फेज में ही था। ओके, अमेरिकन फेज की ओर, और अमेरिकन फेज में उन्होंने कौन कौन से काम किया। ओके, तो अमेरिकन फेज में आपके सबसे पहला रचनाएं हैं न्यू ईयर लेटर। ओके, जो कि 1939 ईस्वी के बाद उसने इस फेज में काम करना शुरू किया था और ये रचना उन्होंने लिखा था। आगे हम लोग बात करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ये भी रचना अमेरिकन फेज में ही था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द एज ऑफ एनेक्सिटी,
आपको पता होगा कि द एज ऑफ एनेक्सिटी के कारण ही W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज से पुरस्कृत किया गया था, नवाजा गया था, जो कि कब नवाजा गया था? 1948 ईस्वी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं जो कि नेक्स्ट है द शील्ड ऑफ एचिल्स। ये भी एक रचनाएं हैं W.H. ऑर्डन की, जिन्होंने अमेरिकन फेज में ये रचनाएं लिखा था। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं W.H. ऑर्डन की। इसमें आपको कई तरह से क्वेश्चन कर सकता है। ये भी बोल सकता है द एज ऑफ एनेक्सिटी किसकी रचना है, तो आंसर होगा W.H. ऑर्डन की। या ऐसे भी पूछ सकता है न्यू ईयर लेटर ये किसकी रचना है, तो आंसर क्या होगा? W.H. ऑर्डन की। या फिर जो मैंने आपको इस फेज में, इंग्लिश फेज में बता दिया, ब्रिटिश फेज में जो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कि उनमें भी कोई एक रचना का नाम ले ले और आपको पूछे कि ये रचना किस फेज में लिखा गया है और कौन लिखा है, तो वो आप लोगों को सवाल का जवाब अच्छी तरह से देना चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि इतना सारा नॉलेज अबाउट पोएट के बारे में काफ़ी है। अब हम लोग आते हैं सीधे पोएम की ओर आते हैं। बिना टाइम को गवाए हम लोग पॉइंट की ओर आते हैं। और जैसे कि हम आप लोगों को और एक बात बता दें कि ये आपका सवाल यहाँ पे बन सकता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कौन से फेज में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है हमको। तो ये पॉइंट जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पोएम जो है अमेरिकन फेज में ही आता है, क्योंकि इस पोएम को लिखा गया है 1939 के बाद, जब वो यूएस में सेटल्ड हो चुका था। ओके, तभी उसने लिखा था। तो जैसे आप सब देख पा रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये अमेरिकन फेज में आता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये किस फेज में आता है, तो अमेरिकन फेज में आता है। या फिर क्वेश्चन तो सिंपल सा ये भी बन सकता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की रचना किसने किया था, जो कि आंसर होगा आपका W.H. ऑर्डन। आई होप कि आप सबको ये जानकारी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग बिना टाइम गवाए सीधे पॉइंट की ओर आते हैं। ओके, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, मैंने आप सबको लीव्स का अर्थ बताया, क्योंकि ये लीफ का प्लूरल फॉर्म है, तो ये प्लूरल फॉर्म्स में इसका प्रयोग किया गया लीफ का, यानी लीफ मीन्स होता है पत्ते, तो इसका प्लूरल फॉर्म्स होंगे पत्तियाँ। फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, एक्चुअली फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन ये बिफोर है। ओके, इसलिए ING इस्तेमाल किया गया है। एंड फास्ट का मतलब होता है तेज। तो अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं लगता, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखो पत्ते को कंपेयर किया गया है मनुष्य से, आदिम जाति से, यानी मनुष्य से कंपेयर किया गया है। यानी अगर इन शॉर्ट अगर हम लोग इसका अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ होगा कि अब मनुष्य जो है मौत की कगार पे जा रहे हैं, मनुष्य धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, राइट? अब हम लोग आते हैं स्टेंजा में। इसमें देखिए टोटल 5 स्टेंजा हैं, और 5 स्टेंजा में सबसे पहला स्टेंजा आपका आ रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी मनुष्य तेजी से मौत की ओर जा रहे हैं। जैसे कि हम आपको एक बात बता दें, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, राइट? बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोग अपनी लंबा उम्र के लिए हम लोग उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग अपने डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप सेलिब्रेशन कीजिएगा उतना आपका उम्र कम होगा, राइट? जितना साल आप सेलिब्रेशन कीजिएगा उतना साल आपका उम्र कम होगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज एक मनुष्य कितना साल जी सकता है? 60 to 70। ओके, और इसी 60 to 70 के अंदर क्या हो रहे हैं, वो मौत के घाट उतर जाते हैं, किसी भी तरह से, बाय नेचुरल डेथ हो या फिर बाय किसी भी तरह से डेथ हो, लेकिन मौत के घाट तो उतर ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। यानी अब लोग जो है तेजी से मौत की ओर जा रहे हैं, लोग तेजी से मर रहे हैं। एंड नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और नर्सेस फ्लावर का मीनिंग होता है यहाँ पे कि एक्चुअली आपके बुक में तो नर्सेस फ्लावर का अर्थ दिया गया है कि बड़ा पेड़ के नीचे जो पेड़ उगते हैं, उन छोटे छोटे पेड़ को हम लोग बोलते हैं नर्सेस फ्लावर। ओके,
लेकिन इसको कंपैरिजन किया गया है बच्चों से, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों का पिता जो होता है, अभी यहाँ पे बच्चों के माता पिता या गार्जियंस जो है वो बड़ा पेड़ है, और जो बच्चे होते हैं उसको नर्सेस फ्लावर कहा गया है। ओके, कहने का सेंस यहाँ पे जा रहा है। ओके, कि बच्चे जो है वो जो नर्सेस फ्लावर हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, विल नॉट लास्ट, और वो भी नहीं रुकेंगे। ओके, कहने का मतलब कि मनुष्य, बड़े लोग जो हैं, अच्छे उम्र दराज के लोग जो हैं, एज जो लोग हैं, वो सारे लोग तो मौत के कगार पे जाते ही हैं। लोग तो जल्दी से मर ही रहे होते हैं, बहुत तेज मर रहे होते हैं, और साथ साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि नर्सेस फ्लावर यानी छोटे छोटे पौधे, यानी कहने का मतलब छोटे छोटे बच्चे, वो भी नहीं रुकेंगे, यानी वो भी मौत के घाट उतर जाएंगे। आगे कहता है कि nurses to the graves are gone and the prems go rolling on। कहता ये जो नर्सेस जो पौधे हैं, ओके, यानी ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, यानी कहने का मतलब बच्चे जो हैं, टू द ग्रेव्स आर गोन, बच्चे मौत के कगार पे जा तो रहे हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं, एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। प्रेम्स का मतलब होता है बच्चों का चार चक्के वाली खिलौना, बच्चों के चार चक्कों वाली खिलौने को हम लोग बोलते हैं प्रेम्स। यानी जिस प्रकार से प्रेम्स यानी बच्चों की खिलौना लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा होता है, सेम उसी प्रकार लोग भी कब्र की ओर लुढ़कते हुए जा रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सेम उसी प्रकार लोग लुढ़कते लुढ़कते, झूलते झूलते वो ग्रेव की ओर जा रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये स्टेंज आप लोगों को समझ में आया होगा कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब लोग काफ़ी तेजी से मर रहे होते हैं, एंड नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और बच्चे जो हैं वो भी नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, बच्चे जो हैं इस प्रकार, यानी लोग इस प्रकार से कब्र की ओर जा रहे हैं, यानी इस प्रकार से मर रहे हैं, इतनी तेज रफ्तार से मर रहे हैं, इस प्रकार मर रहे हैं जैसे मानो कि प्रेम्स गो रोलिंग ऑन कर रहा है। जिस प्रकार प्रेम्स यानी बच्चों के खिलौना लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ रहा है, सेम उसी प्रकार लोग भी मौत के कगार पे जा रहा है। तो इस स्टेंजा में इतनी सारी बातें कही गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। देखिए, विस्परिंग नेवर्स का मतलब पहले समझना है। विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है, असल में इसका रियल जो मीनिंग है आपके बुक में, आई थिंक एजेंट ऑफ डेथ या फिर मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मौत का पैगाम पहुंचाने वाला फरिश्ता होंगे। ओके, तो मौत का पैगाम पहुंचाने वाले को हम लोग बोलते हैं विस्परिंग नेवर्स। लेफ्ट एंड राइट, सब कोई जानता है कि हमारे विस्परिंग नेवर्स जो है हमारे दाएं बाएं हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ओके, यानी ये ऐसे फरिश्ता होते हैं जो हमारे दाएं बाएं, दो फरिश्ते होते हैं, एक तो लेफ्ट होते हैं और एक राइट होते हैं। और कहता है कि प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, जो हमें, प्लक का मतलब तो होता है कि किसी चीज से उसके कोई भाग को अलग कर देना। ओके, जिसका अर्थ अगर हम हिंदी लेते हैं, इन शॉर्ट अगर हम हिंदी ले तो इसका अर्थ होता है तोड़ना। ओके, तो कह रहा है कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, विस्परिंग नेवर्स जो है हमारे दाएं बाएं हैं, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, जो हमें हमारे रियल खुशी से, जो हमारी रियल जिंदगी से हमें जुदा कर देता है, यानी हमें मौत के घाट उतार देता है। ओके, और आगे कहता है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारे सक्रिय हाथ जो है जम जाएगा। जम जाएगा कहने का मतलब क्या होता है, देखिए, हाथ, एक्टिव हैंड्स का मतलब होता है सक्रिय हाथ, यानी चलता फिरता हाथ, यानी जो चलता फिरता, यानी ऐसा ये क्रिएचर यानी ऐसा प्राणी जिसमें जान होगा उसको हम लोग एक्टिव हैंड्स बोलते हैं। ओके, जैसे हम में जान है तो अभी मेरा हाथ, हैंड जो है वो एक्टिव है। ओके, लेकिन अगर अभी ही हमसे मेरी जान को विस्परिंग नेवर्स अगर ले लेता है तो फिर वो मेरा हाथ जो है, एक्टिव हैंड्स जो है वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। इसलिए कहता है कि एंड द एक्टिव हैंड
हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। कहता है कि मेरे जो सक्रिय हाथ है, मेरे जिस्म में जो रूह है, वो फिर क्या हो जाएगा, हमसे जुदा हो जाएगा और जो हमारे नीज से, हमारे घुटने से बिल्कुल अलग हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब तक कोई इंसान जिंदा होता है तो हम लोग अपने शरीर के किसी भी अंग को मूव कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने सर को आप मूव कर सकते हैं क्योंकि आप में जान है। लेकिन अगर विस्परिंग नेवर्स आपकी जान को, आपकी रूह को, आपकी आत्मा को वो अगर निकाल लेता है तो फिर आपके हैंड्स जो होते हैं, एक्टिव हैंड्स जो होते हैं, वो जम जाता है, जो कि आपके नीज से, आपके घुटने से क्या होता है, जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, तो सेकेंड स्टेंजा में वही बातें कह रहा है कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट एंड एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रेज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। यानी विस्परिंग नेवर्स जो है, यानी हमारे फरिश्ते जो हैं, यानी मैसेंजर ऑफ डेथ जो है, वो हमारे लेफ्ट और राइट में है, जो हमें हमारे रियल डिलाइट से, हमारी खुशी से, हमारी ज़िंदगी से हमें छीन लेता है, जिसके साथ साथ मेरी घुटने से मेरी हाथ जो है जुदा हो जाती है, अलग हो जाती है और साथ साथ हम फ्रीज हो जाते हैं, हम जम जाते हैं। ओके, तो सेकंड स्टेंजा में इस प्रकार की बातें कहती है। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है। थर्ड स्टेंजा में कहता है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलोड एंड इन आवर ट्रैक। कहता है कि सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। देखिए यहाँ पे कवि जो है बातें जो कही है लिव्स की कंपेयर, यानी जो पत्ते जो है वो वृक्ष जो है पत्ते विहीन हो रहे हैं, कहने का मतलब लोग जो हैं मौत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यहीं पे बात कही गई है कि जब लोग बहुत ज़्यादा मरेंगे, यानी महामारी से आ जाएगी। जैसे आप लोग खुद देख पा रहे हैं अभी और सुन पा रहे हैं कि कितने लोग, हज़ारों करोड़ों लाखों लोग जो है अभी कोरोना वायरस के कारण जो है कोविड-19 की वजह से जो है बहुत सारे लोग मर रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। ऐसे ऑलमोस्ट सभी लोग परेशान हैं। तो कवि जो है कल्पना किया है कि अगर इस प्रकार से लोग अगर मरते रहें, यानी जिस प्रकार पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते गिर रहे होते हैं, उसी प्रकार यदि लोग मरते रहे तो नतीजा क्या आएगा, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलोड इन आवर ट्रैक। सैकड़ों लोग सड़कों में मरे पड़े होंगे, जो कि ताबूत में, वुडन का मतलब होता है ताबूत, यानी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ताबूत कहने का मतलब होता है कि ऐसा लकड़ी का बनाया हुआ एक ऐसा बॉक्स जिसमें मृतकों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। ओके, जिसको हम लोग ताबूत बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि ताबूत में जो है लोग जो है सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, जहाँ तहाँ मरे पड़े हैं, रास्ते में, गलियों में, कोचों में, हर जगह मरे पड़े हैं। क्योंकि उस वक्त जो है एक दूसरे का कोई मदद करने वाला नहीं होगा, एक दूसरे को कोई मिट्टी नहीं दे पाएगा, क्योंकि सब तो मौत के कगार पे होंगे। आगे कह रहा है कि आर्म्स रेज स्टफी टू द रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। देखिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, यानी प्यार का झूठा फलसफा, प्यार का झूठा नाटक। कह रहा है कि आर्म्स रेज स्टफी टू द रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। कहता है कि ईश्वर जो है हमें तो जिंदगी देती है, यानी हमें जिंदगी देकर हम ही से जिंदगी को छीनती है, राइट। तो आखिर ये हमें 4 दिन की जिंदगी देकर हमें प्यार का झूठा फलसफा करने के लिए क्यों सिखाती है, यानी हमें झूठा फलसफा, इश्क मोहब्बत का झूठा फलसफा क्यों देता है। यहाँ पे जो है W.H. ऑडेन जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालता है, फ्रस्ट्रेशन को दूर करता है, क्योंकि W.H. ऑडेन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसी स्थिति से कि लोग 4 दिन की ज़िंदगी में बहुत कुछ कर देते हैं, कर बैठते हैं। प्यार का झूठा फलसफा तो करते ही हैं, क्योंकि ईश्वर वो चीज़ देता है। ईश्वर जो है हम लोगों को जो दिया है 4 दिन की ज़िंदगी, यही 4 दिन की ज़िंदगी देकर हमसे जो फिर छीनी जाती है हमारी ज़िंदगी, इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं W.H. ऑडेन। इसलिए इस पोएम की रचना की गई है। इसलिए कहते हैं कि आर्म्स रेज
स्टफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यानी ईश्वर जो है हमें हमारी जिंदगी तो देती है, और इस 4 दिन की जिंदगी देने के बाद फिर हमसे हमारी जिंदगी वापस छीन लेती है। इसलिए उसने इसको जो है फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव कहा है, यानी प्यार का झूठा फलसफा कहा है, नाटक कहा है। ओके, अब हम लोग आगे की स्टेंजा को पढ़ते हैं। आगे की स्टेंजा को पढ़ते हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स। देखिए यहां पे है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी लीफलेस वुड कहने का मतलब जो है पेड़ से जब पूरे पत्तियां झड़ जाएगा, ओके, तो ये पूरी तरह से जो है वृक्ष जो है ये पर्णविहीन हो जाएगा, सॉरी पर्णविहीन यानी पत्ते विहीन हो जाएंगे पूरी तरह से, यानी उसमें एक भी पत्ते नहीं रहेंगे। वही बात कहा रहा है यहाँ पे कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स। यानी ट्रोल्स करने का मतलब होता है बुरी आत्मा से, ओके, यानी बुरी आत्मा नहीं, सॉरी बुरी आत्मा हम तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रोल्स का मतलब होता है प्राणी यानी क्रिएचर, ओके, और आत्मा क्रिएचर नहीं होती है। तो ये बुरी प्राणी है ट्रोल्स। हालांकि आपके बुक में तो है ये स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसको हम लोग विकेड यानी दुष्ट क्रिएचर कहते हैं, ओके, दुष्ट क्रिएचर यानी दुष्ट प्राणी, ओके। स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी क्या होता है, आप लोग जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तब आप लोग यूरोप में कुछ देशों को मिला के हम लोग यूरोप के कुछ देशों को स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं, वहीं पे इसका अर्थ होता है, यानी ट्रोल्स का अर्थ होता है विग्ड यानी दुष्ट, क्रिएचर यानी प्राणी, दुष्ट प्राणी। ये जो दुष्ट प्राणी है, ये ट्रोल्स जो है ये अपने फूड के लिए यानी अपने भोजन के लिए इधर से उधर भटकेंगे, जिनको भोजन नहीं मिलेगा, और कहेगा, और आगे ये कहता है एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, और नाइटिंगल जो है ये बुलबुल भी क्या हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। यानी नाइटिंगल से कल्पना किया गया है लोगों की, यानी जब लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आ जाएगा, लोग ये होते भूखे पेट मरेंगे। यानी कहने का मतलब फाइनली अगर बोला जाएगा तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा, इसलिए कह रहा है कि एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, और नाइटिंगल भी क्या हो जाएगा, डम्ब हो जाएगा, लोग बोल नहीं पाएंगे, भूख के मारे मरेंगे, इसलिए बोल नहीं पाएगा। और जब इस तरह की स्थिति आ जाएगा तो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को याद करेंगे, और वो याद करेंगे कि अब जो है कोई फरिश्ता आएगा और अब हमें कोई फरिश्ता ही बचा सकता है। लेकिन कभी उस बात को भी क्लियर कर दिया है कि उस वक्त जो है एन एंजल विल नॉट कम, और उस वक्त कोई एंजल भी नहीं आएगा हम लोगों को बचाने के लिए, ओके। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा कि एंड द एंजल वोंट कम, और उस वक्त एंजल भी नहीं आएंगे किसी को बचाने के लिए, ओके। तो अब हम लोग आगे की स्टेंजा में कहा गया है, ये लास्ट स्टेंजा है जिसमें कहा है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। यानी लोग जब उस वक्त भूख के मारे मरेंगे, तब उस वक्त लोगों को एक चीज नजर आएगा, जो कि खूबसूरत वादियां नजर आएंगे, खूबसूरत माउंटेन्स नजर आएंगे, लेकिन वहां पे पहुंचना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वहाँ की ठंडी काफ़ी ज़्यादा ठंडी होगी और लोग उस ठंडी से भी मरेंगे। यानी लोग वहाँ भी नहीं जा पाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। जैसे कवि जो है यहाँ पे इसकी कल्पना जो है वो करते हुए कहा है कि मान लेते हैं कि अगर फ्लड आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाता है, तो उस बाढ़ में लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊंचे से ऊंचे स्थानों में जाने की कोशिश करेगा, और उस वक्त एक ही स्थान बचेगा जिसको माउंटेन्स कहा गया है, यानी माउंटेन्स ही बचेंगे। लेकिन उस वक्त जो है लोग माउंटेन्स में भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होगा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा, जिसको बेयर करना यानी बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल होगा, ओके।
अब जो है होगा क्या कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसके जिसके कहने का मतलब माउंटेन के वाइट वाटरफॉल, यानी वो जो माउंटेन्स से वाइट वाटरफॉल कहने का मतलब बर्फ का पानी। ओके, वाइट वाटरफॉल का मतलब वो झरने होते हैं, एंड वाइट कहने का मतलब होता है वो बर्फ के पानी। ओके, यानी वो झरने से बर्फ के पानी जो है उससे क्या बचने की उम्मीदें होंगी। जब लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तो लोगों को ये उम्मीद होगा कि नहीं वो पानी से मेरी जान बचेगी, लेकिन वो पानी भी उनकी जान नहीं बचाएगा। ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, यहाँ पे देखिए ट्रैवलर्स का मतलब ये नहीं लीजिएगा यात्रा करने वाला यानी यात्रीगण। ओके, यानी ट्रैवलर्स करने का मतलब यहाँ पे लिया गया है वो लोग जो मौत की ओर जा रहे हैं, यानी मौत की ओर जो सफर कर रहे हैं उसको बोलेंगे ट्रैवलर्स। ओके, यानी ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है अंतिम क्षण, जब लोग मौत के वक्त होंगे, जब कुछ टाइम बाद लोग मरेंगे, वो अंतिम क्षण होंगे। यानी उस अंतिम क्षण में लोगों को एक ही चीज़ उम्मीद में रहेगा कि नहीं शायद वाइट वाटरफॉल्स के पानी जो है हमें बचा सकती है, वो पानी को हम पिएंगे तो वो हमें ब्लेस कर सकता है, हमें मेरी जान में जान डाल सकता है। लेकिन उस वक्त वाइट वाटरफॉल्स भी नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा होगा कि जिसको बेयर करना मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके, तो ये है लास्ट आपके स्टेंजा। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को लेते हैं। ओके, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सम वर्ड्स एंड देयर हिंदी मीनिंग। देखिए वर्ड में है नर्सेस फ्लावर। नर्सेस फ्लावर्स का मतलब हम वही दिए हैं जो आपकी किताब में है कि बड़े पेड़ के नीचे के पेड़ का फूल। यानी जब कोई बड़ा पेड़ होता है, ओके, और उस पेड़ के नीचे जो छोटा छोटा पेड़ उगते हैं, यानी उसके बीज, जब बड़े पेड़ का बीज जब नीचे गिरता है तो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसके जस्ट आसपास छोटे पेड़ होते हैं, और उसमें जो फूल जो होते हैं वो फूल को हम लोग बोलते हैं नर्सेस फ्लावर। इसका अगर आप चैप्टर से अगर मीनिंग लोगे तो यहाँ पे बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। ओके, प्रेम्स का मतलब होता है चार चक्कों की बच्चों का खिलौना या फिर बच्चों की गाड़ी आप बोल सकते हो, चार चक्कों की। जो आप पढ़े हो वहाँ पे जो एक लाइन था ना कि एंड प्रेम्स आर गो रोलिंग ऑन। ओके, तो वो प्रेम्स है, बच्चों के खिलौने। विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है मौत का फरिश्ता, यानी जो मौत के इसको लेके आता है, मैसेज को लेके आता है, और जो हमें हमारी रियल डिलाइट से, हमारी ज़िंदगी से हमको अलग कर देता है, छीन लेता है, प्लग कर लेता है। ओके, यानी प्लग का मतलब होता है तोड़ना या फिर मौत देना। ओके, वुडन का मतलब होता है ताबूत, यानी लकड़ी का बनाया हुआ वो बॉक्स जिसमें मौत यानी डेड बॉडी को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है। स्टिफली का मतलब होता है मुश्किल रास्ता। ओके, रिप्रूव का मतलब होता है निंदा करना, धिक्कारना। एटीट्यूड्स का मतलब होता है रवैया या फिर सोचने का तरीका। ट्रोल्स का मतलब होता है दुष्ट या बदसूरत प्राणी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी प्यार का झूठा फलसफा। लीफलेस का मतलब होता है पत्ते विहीन, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट या आफत, या फिर आप बोल सकते हो मौत के क्षण यानी अंतिम क्षण। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, क्योंकि देखिए इस पोएम में जो है कवि जो है निराशा के बारे में बात करता है, यानी मनुष्य की दुख के बारे में बात करता है। कवि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन ये चीज़ देखकर, ये चीज़ जानकर और ये चीज़ सोचकर कि लोग जो है 4 दिनों की ज़िंदगी जीते हैं और फिर जो है ईश्वर उनकी ज़िंदगी उनसे छीन लेते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कवि, जिसके कारण जो है कवि ने ये इस पोएम की रचना किया है। ओके, फ्रस्ट्रेशन, ओके, निराशा को व्यक्त किया है। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। लॉनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। एक्टिव हैंड्स का मतलब होता है सक्रिय हाथ यानी जिंदा। ओके, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, और डम्ब का मतलब होता है गूंगा। ओके, आई होप वीडियो
अच्छी तरह से समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। Thank you so much. If you like the video, please share, subscribe and press the bell icon so that you never miss another update. Thank you very much.